नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हम लोग आज चर्चा करेंगे पंजाब में कुछ पत्रकारों पर पंजाब सरकार ने एफआईआर दर्ज की है। कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट को भी लपेटे में लिया है। क्यों किया है? क्योंकि वो लोग एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे पंजाब सरकार की कमियां, जो कि पत्रकारों का मूल काम है। और उनको मूल काम करने पर एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई और इसका भारी विरोध हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में है वो इसका विरोध कर रही हैं और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी में भी इसका अच्छा खासा विरोध देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के बारे में अक्सर यही कहा जाता था कि वो खुद भी यही बात कहते थे कि वो लोग ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट तो ट्रांसपेरेंसी ही लेके आता है, उससे क्या दिक्कत हुई? पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं जगरूप सिंह सेखो साहब हैं, वो जुड़ रहे हैं, वो हमें बताएंगे पूरी डिटेल। जगदीप सिंह सिंधु साहब भी हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों और लंबे समय से अलग अलग अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स में काम कर चुके हैं। शेखो साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जगदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। पहला सवाल शेखो साहब से, सर ये क्या पूरा मामला हो गया? और आम आदमी पार्टी की सरकार तो ट्रांसपेरेंसी की बातें बड़ी करती थी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, सब वही तो बातें इन लोगों ने की थी। बातें हैं, बातों का क्या। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक समा था, उस समय में ये सारा कुछ इवॉल्व हुआ था और उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी और बहुत ही सुलझे हुए, समझदार, पॉलिटिकल, देश हित में सोचने वाले, अल्टरनेटिव राजनीति की बात करने वाला एक बहुत बड़ा समूह था, जिसमें से सारी जो आम आदमी पार्टी ये बाहर निकली। इस पार्टी का नाम देने वाला, इस पार्टी को सिंबल देने वाले, इसको विचारधारा देने वाले जो लोग थे, उन्होंने एक आइडिया जो उसमें इवॉल्व किया था। आपने बोला अभी आरटीआई का, मनमोहन सिंह के समय में भी वो लोग एक्टिव थे, आरटीआई एक्ट बना था और बहुत सारी चीजें बनी थी, मनरेगा बना था, आरटीआई बनी थी, राइट टू एजुकेशन आया था और बहुत कुछ ऐसा इस तरीके से हुआ था। वो ठीक है कि मनमोहन सिंह के समय में कुछ एजेंडा भी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसकी अपनी समस्याएं थी और उसी के बीच में से ये सारा जो सोच इवॉल्व हुई। और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले वहां किया गया, दिल्ली में थोड़ा सा हुआ, लोकल लेवल पे क्लियर कट मेजॉरिटी तो नहीं बड़ी, पर इसका बिगिनिंग जो नेशनल लेवल वो पंजाब से शुरू हुई। आपको याद होगा 2014 में सारे देश में 465, इन्होंने 67 सीट लड़ी थी, सिर्फ पंजाब था जहां इन्होंने 4 सीटें भी मिली थी और 25% ऑफ द टोटल वोट शेयर ले लिया था उसमें आके। और उसी की ये कंटिन्यूटी थी। 17 में कुछ कारणों करके पीछे हो गए, दूसरे लोग भी पीछे हो गए और 22 में आके लोगों ने बोला कि नहीं, ट्रेडिशनल जो राजनीति है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, उनको साइड में करके और इन लोगों को जो क्लेम करते थे हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम मूवमेंट से उठे हुए लोग हैं, हम सरकारों की जो कमियां है उसको क्वेश्चनिंग करके हम लोगों के बीच में आए हैं। अब देखिए, ताकत आने के साथ साथ कैसा चेहरा भी बदला है, किरदार भी बदला है, काम भी बदला है और प्रायोरिटी भी चेंज हुई है। और जो एजेंडा लेके चले थे, जिसी के बेसिस पे ये आम आदमी पार्टी का कॉन्सेप्ट लोगों की इमेजिनेशन का हिस्सा बना था, अब उल्टी दिशा में इन्होंने उल्टी गंगा बहानी शुरू कर दी है, टॉलरेंस खत्म कर दी है। और जो लोगों का एजेंडा था कि लोगों के द्वार जाने का, अल्टीमेट लोग होंगे, वही लोग जो उनसे सवाल पूछते हैं अब उनके उनके ऐसा कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि सिर पैर की बहुत कमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि विचारधारा को जब इन्होंने छोड़ दिया और एक दरबार खड़ा कर लिया, जिसको हम दिल्ली दरबार बोलते हैं, जो बेसिकली लोगों के साथ उनका कोई सीधे तौर पे वास्ता नहीं है। और पंजाब में आप देखें कितनी बड़ी इनको जो 2022 में कितनी बड़ा मैंडेट, अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट इनको दिया था और 4 साल के बाद आप देखिए कि किस तरफ ये सारा मोड़ा हो रहा है, कहां से सरकार चल रही है, कौन उसके पीछे है, इनटॉलरेंस क्यों हो गई। 4 साल का सवाल तो पूछेंगे। अगर लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, इतना बड़ा लोगों ने इनको सपोर्ट किया है, अब लोगों की एक्सपेक्टेशन पे नहीं आए, लोगों के मुद्दे होते हैं। अब देखिए, हर इलेक्शन में लोग मुद्दे लेके चलते हैं, अब वो मुद्दों के बारे में सवाल पूछेंगे, कहाँ ट्रांसपेरेंसी है,
कहाँ करप्शन फ्री जो दूसरा रजीम है। और सबसे बड़ा जो धोखा, सबसे बड़ा जो खास करके लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया कि इन्होंने हमारा जो रेवोल्यूशनरी पंजाब, हरियाणा, जो नॉर्थ इंडिया जो सारा देश है, इसमें रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन बहुत बड़ी थी। उस रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन को बिलिटल किया, भगत सिंह का नाम यूज करके, बाबा बी आर अम्बेडकर का नाम यूज करके, और जो बड़े संत महात्मा थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको सामने रख के जो उनका किरदार सामने आया है, जो असली राजनीति है। आप देख रहे हैं उस तरीके से कि राज्यसभा में किसको भेज रहे हैं, डिफेक्शन कैसे कर रहे हैं, कौन से डाउटफुल करेक्टर वाले लोग जो हैं जिन्होंने लोगों ने रिजेक्ट किया था, उनको साथ लेके सिर्फ ताकत को सामने रख के, अल्टीमेट ये है कि राजनीति भूल के इनको लगा भी ताकत से सब कुछ हो सकता है। और यही बात हम देख रहे हैं, जो भी सवाल करता है स्टेट की जो ताकत है वो यूज करते हैं और अल्टीमेटली वहां ही पहुंचा दिया, रादर उससे आगे पहुंचा दिया जहां से ट्रेडिशनल पार्टी ने अपनी राजनीति छोड़ी थी। हम चाहते थे, पंजाब वाले लोग सभी चाहते थे कि उसको कहीं दूसरा मोड़ा दे, लोगों की राजनीति, मतलब पार्टियों की राजनीति की बजाय, नेताओं की राजनीति की बजाय लोगों की राजनीति हावी हो। पर तो ये तो मेरे को भी लगता है कि जैसा इनका वर्तारा पिछले थोड़े समय में हुआ है, खास करके पत्रकार भाईचारे से या दूसरों से भी, वो तो उनसे भी आगे निकल के, और आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस की हो सकते हो, आप हमारे से थोड़ा इस मामले में ज्यादा जानते हो। नहीं, आप थोड़ा सा बता दीजिए ना सर, ये क्योंकि आरटीआई का जो खास तौर पर बात है, हम लोग, मुझे याद है जब मैं एनडीटीवी में था तो अरविंद केजरीवाल एक प्रोग्राम करते थे वहां पर, आरटीआई समझाते थे लोगों को। आरटीआई का एक आधे घंटे का प्रोग्राम इनको दिया हुआ था, और तब ये आम आदमी पार्टी बनी नहीं थी, तब ये एक्टिविस्ट थे और आरटीआई के लिए काम करते थे, लोगों को बताते थे आरटीआई कितनी महत्वपूर्ण है। उसका एक आधे घंटे का प्रोग्राम एनडीटीवी प्रॉफिट पे आता था इनका। आज ये आरटीआई वालों को ही जेल में डाल रहे हैं इनकी पार्टी। इतना ऐसा बड़ा है चेंज जी, कैसे आ गया? एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिस होती है। थ्योरी आप पढ़ लेते हो, आइडियलिज्म हो जाता है, अगर तो उस थ्योरी को आप अप्लाइड करते हो। अप्लाइड अब तब करते हो अगर आप जमीन से पैदा हुए हो, अगर लोगों के बीच में रहे हो, लोगों की मुश्किलों को समझते हो, दूसरों को स्पेस देने की आपके बीच में इतनी ताकत हो, आप बाई नेचर डेमोक्रेट हो, आप में टॉलरेंस हो, आप दूसरों का व्यू पॉइंट भी साथ में लेके चले। कोई एक व्यक्ति उसमें विजडम नहीं हो सकती, वो तो गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, कुछ कहिए कुछ सुनिए। तो ये लोग एक सिंगल ट्रैक में आए, हुआ ये, इनके सबसे बड़ा इनकी बदकिस्मती ये होगी कि लोगों ने इनको ऊपर बहुत विश्वास कर लिया, इनकी थ्योरी के ऊपर, इनको बहुत ज्यादा ताकत दे दी, पहले दिल्ली में या पंजाब में। असल में जो इनका किरदार है, जो इनका करेक्टर है, या जो इनका खास करके एक्सपीरियंस होना चाहिए था, टॉलरेंस वाली बात जिसकी ये बात कर रहे हैं। अब मानव गोयल जी इन्हीं के तो साथ में थे ना, आरटी एक्टिविस्ट इन्हीं के साथ थे, कितना बड़ा, और बहुत सारे लोग थे जो छोड़ के चले गए उस तरीके से। अब जब इनको क्वेश्चन करते, इसका मतलब ये अथॉरिटेरियन है, इसका मतलब यह है बाई नेचर डेमोक्रेट नहीं है, इसका मतलब यह है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये तो है ही, केजरीवाल साहब नेशनल पार्टी बन गई, कभी नेशनल पार्टी के कन्वीनर भी होते हैं। ये पार्लियामेंट्री निजाम है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यहाँ इलेक्टेड प्रोसेस है, किसी को भी ऊपर ले जाने का पावर तो आपने सेंट्रलाइज कर दी। जो टेरर है, जो कमांड है, वो डिसेंट्रलाइज कर दिया। पंजाब में क्या हो रहा है, किसी बच्चे से पूछ लीजिए, सबको पता है कोई मंत्री संतरी या ऊपर वाला बड़ा मंत्री ऑटोनमस नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको काबू किया जा रहा है। और वही लोग रखे जा सकते हैं जो इनका लाइन जो टो करते हैं, इनका माई वे और हाईवे जिस तरीके से पंजाब में पिछले लंबे समय से चल रहा है, बहुत बड़ा एक फैक्ट है। आप देखिए कितने लोग वहां बैठे हुए हैं, चुने हुए नुमाइंदे, एमएलए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, वो एक मंत्री जो है अपने महकमे बारे में कुछ नहीं बोल सकता। हम मोदी जी को कहते हैं कि उसने बहुत सेंट्रलाइज किया, मेरे को तो लगता है उसी की कार्बन कॉपी, और कुछ मामलों में उससे ज्यादा इन्होंने सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज किया। जब सेंट्रलाइज करते हो आरटीआई खत्म होती है, जब सेंट्रलाइज करते हो डेमोक्रेसी खत्म होती है, जब सेंट्रलाइज करते हो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बढ़ती है, और अल्टीमेटली जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, या लोगों की ऑटोनॉमी होती है, या लोगों को फ्रीडम होती है, जैसे पत्रकार भाई सभी को होती है, फिर आप ताकत का यूज करते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों ने इनके ऊपर ये सोच के विश्वास किया था
कि ये अल्टरनेटिव राजनीति की बात करेंगे, ये तो अल्टरनेटिव ताकत से भी आगे निकल गए। जिस तरीके से खास करके रिसेंट टाइम्स में सवाल करने वालों के ऊपर जैसे से रिडिक्यूल किया जाता है। अब देखिए मुख्यमंत्री साहब कैसे अपोनेंट जो अपोजिशन लीडर्स को रिडिक्यूल कर रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कहने का। जैसे हाथी के दांत, एक बड़ी पुरानी कहावत है अपने एरिया में, दिखाने के और खाने के और हैं। और अभी देखना कि आने वाले समय में किस तरीके से इस सीन से डिस्पीयर होंगे। और यही कारण होगा कि जितना मेट्रिक राइज था इनका, उतना ही इनका मेट्रिक जड़ा हैगा वो खास करके डिक्लाइन इस राइट, राजनीति में होगा। क्योंकि लोगों के साथ जो वादे लेके आए थे, जो सपने दिखाए थे, जो लोगों की एस्पिरेशन थी, एक्सपेक्टेशन थी, उसके ऊपर पूरा तो क्या उतरना था, इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा दी। सवाल करना, अगर डेमोक्रेसी में सवाल नहीं होगा, बात नहीं होगी, क्वेश्चनिंग नहीं होगी, पावर को एंजॉय करते हैं, रिस्पॉन्ड तो करो, राइट, इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल, दो। तो ये तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लोगों के साथ हो रहा है, लोग इनके साथ क्या करेंगे। राइट। सिंधु साहब, शेखों साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या पंजाब में भी हम लोग देख सकेंगे आने वाले चुनाव में वही हालत हो सकती है जो दिल्ली में हुई है? क्योंकि दिल्ली में जैसे ही हारे हैं तो उसके बाद से अरविंद केजरीवाल बिल्कुल गायब है सीन से। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना किसी से बात की है, ना कोई उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कोई कार्यक्रम इस तरह का दिल्ली में किया। तो क्या ये स्थिति वहां भी रेप्लिकेट होने वाली है दिल्ली की हार के बाद? रविंद्र जी, ऐसा होता है राजनीति में, जब लोगों का विश्वास टूटता है तब राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व बचता नहीं। हमने विगत में भी देखा है, बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां रही हैं इस देश में जिन्होंने लोगों के साथ लोगों के विश्वास पे पूर्ण नहीं उतरे और उनका कुछ भी नहीं बचा। अभी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, किस प्रकार से उनकी स्थिति आज है वो हम देख रहे हैं। हालांकि वो एक बड़ा यूं कह लीजिए कि एक आंदोलन का स्वरूप था, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और राजनीतिक स्वार्थ किस प्रकार से एक पार्टी को किस स्तर तक ले जा सकते हैं, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पंजाब में जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी भिन्न है और पंजाब की जो अपेक्षाएं थी वो बड़ी भिन्न थी। इनको पंजाब में जिस तरह से समर्थन दिया गया और जिस मालवा में जहां 69 सीट्स आती हैं वहां इनको 66 सीट मिली, एक तरफा इनको समर्थन मिला। और वही एक बड़ा बेल्ट है जो कृषि आंदोलन में, किसान आंदोलन में बहुत सक्रिय रहा था। और अभी जो किसान आंदोलन होके हटा, जिसमें खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर वही मालवा क्षेत्र में आते हैं, और वहां जिस प्रकार से इन्होंने किसानों के साथ किया, उसमें एक नैरेटिव उठाया गया कि ये बॉर्डर बंद होने की वजह से जो पंजाब के व्यापारी वर्ग है उसका बड़ा अहित हो रहा है। तो आप ये देखिए कि किसानों और व्यापारियों को आमने सामने कर दिया। तो पंजाब में जिस तरह की परिस्थितियां ये क्रिएट की जा रही हैं वो बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी विस्मयकारी। और राजनीतिक तौर पे अगर हम बात करें तो ये वही पार्टी है जो कहती थी गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस का मॉडल, जिन्होंने जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन हुआ और जिसमें इनकी भागीदारी रही और इनकी और लोगों की भी भागीदारी रही, तो इनके सवाल जो उठे थे वो इस पे उठे थे। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने उस मंच से कहा था कि ये संविधान गल चुका है, सड़ चुका है, इसके परिवर्तन का समय आ गया है। और ये वो कहते थे कि संविधान के अंदर या गवर्नेंस की जो पद्धति, प्रणाली और प्रक्रिया है उसमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। आज वो आवश्यक सुधार पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? पंजाब में जिस तरह से ये राजनीति करते चले जा रहे हैं, वो एकाधिकार की राजनीति, पूर्ण नियंत्रण की राजनीति, वो किससे प्रेरित है? वो किसके लिए है? क्या वो पंजाब के उस आवाम के लिए है, उन लोगों के लिए है? क्या लोगों ने इस चीज के लिए इनको समर्थन दिया था? ये बड़ा सवाल है। और जिस प्रकार से पंजाब में अलग अलग
बातों पे प्रश्न उठ रहे हैं और जो स्वतंत्र पत्रकार, जिनमें रतन सिंह धालीवाल, जिनमें बलजिंदर सिंह गुरसरिया, जिनमें महेंद्र सिंह सिद्धू, जिसमें जगतार सिंह भुल्लर, जिनमें अन्य बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, मानिक गोयल जो एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, और पहले उसी मानिक गोयल की बहुत सी आरटीआई के जो जवाब मिले थे, उनको ये सार्वजनिक करते थे पहले की सरकारों के लिए। आज उसी मानिक गोयल के ऊपर ये एक एफआईआर करते हैं। और आप देखिए विडंबना कि ये जो एफआईआर हुई है, ये किस लिए हुई है? क्योंकि जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान विदेश दौरे पे थे, तो पीछे से उनका जो हेलीकॉप्टर है, जो स्टेट प्रॉपर्टी है और जो उन्हीं के लिए इस्तेमाल प्रयोग होता है, वो उसको जब मानिक गोयल ने जो फ्लाइट डाटा ट्रैकिंग है, उससे जब ट्रैक किया तो उसका प्रयोग होता पाया गया। अब उसकी एक पोस्ट उन्होंने 9 दिसंबर को अपने फेसबुक पेज पे डाली, जिसके अगेंस्ट में 12 दिसंबर को एक एफआईआर लुधियाना साइबर सेल में दर्ज की गई। और जिसने वो पोस्ट को शेयर किया, रीट्वीट किया, उन सभी को इसमें ले लिया गया। ये सभी वो लोग हैं जो निरंतर इस सरकार से सवाल करते रहे हैं पिछले काफी समय से। तो सरकार ने एक तरह से उनको आइडेंटिफाई करके एक कराने की और एक तरह से उनको उनकी बात को रोकने की प्रयास करने का जो ये यत्न किया, ये इस सरकार के लिए बड़ा भारी पड़ेगा एक बात। और जो स्थितियां पंजाब में हैं, जिस प्रकार के उन्होंने वायदे किए थे, जिस प्रकार के उन्होंने आश्वासन दिए थे, जिस प्रकार के परिवर्तन की बात कर रही थी, बदलाव का मौका लेके ये सरकार आई थी और आज पंजाब वो बदलाव देख रहा है कि किस प्रकार का बदलाव। और केवल पंजाब नहीं, इनको जो समर्थन दिया गया था, तो पंजाब के जितने भी लोग विदेशों में रहे, आप याद करिएगा 2017 के चुनाव में बहुत से लोग विदेशों से जो एनआरआई हैं, वो पंजाब के हित के लिए, इनके समर्थन के लिए आए थे और पंजाब को एक नया पंजाब बनाने की उनकी जो परिकल्पना है, उसको साकार करना चाहते थे। लेकिन आज परिस्थितियां उससे भी बदतर, जैसा कि अभी पता है, और जो इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लांछन लगाते हैं केंद्र सरकार पे, लेकिन अपनी कार्यशैली पे कभी ये ध्यान नहीं देते। ये वही लोग हैं, या ये अरविंद केजरीवाल वही हैं जिन्होंने कहा था कि बेअदबी मामले का इंसाफ 3 महीने में कर दिया जाएगा। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि माफियाइज्म खत्म कर दिया जाएगा। आज पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की क्या परिस्थितियां? राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरह के बहुत से सवाल हैं जिन पे इनके सारे पत्रकार मिलकर आवाज उठाते रहे। और अब सरकार को ये लगने लगा है, जब 1 साल चुनाव का रह गया, कि उनका पूरा एक्सपोज हो जाएगा। और जिस तरह से ये सवाल अब दिन प्रतिदिन ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं, उनके जवाब देने लायक ये सरकार बची नहीं है और उनको कोई सुझाई देता नहीं। तो इसलिए उनको लगने लगा है कि अब उस आवाज को ही दबा लिया जाए, ताकि उनका जो राजनीतिक अपना एक महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक अपना जो स्वार्थ है, उसको सिद्ध किया जा सके। जी सर, जी। तो शेखों साहब, आखिरी सवाल, ये जो सरकार चली 5 बरस, इसका अब रिजल्ट क्या देखते हैं आप कि क्या सरकार अब हट जाएगी? आम आदमी पार्टी चुनाव हारने की संभावना है? अगर हारेगी तो जीतने के चांसेस किसके हैं? सुना है कि बीजेपी भी काफी गेन कर रही है वहां पे पंजाब में। पंजाब से सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राजनीति हवा में तो होती नहीं है, वैक्यूम में होती नहीं है। वो लोगों का समझ वो रिलेटिव देखते हैं। अब सामने देख लो, अकाली दल तो बिल्कुल हाशिए पे पहुंच गया। किसी समय में अल्टरनेटिव की बात हम करते थे, अकाली दल, बीजेपी, अकाली वो होता था। और जिस तरीके के अकाली दल के सामने बहुत बड़े सवाल हैं, एसजीपीसी का इलेक्शन नहीं हुआ, करप्शन के मामले हैं, और जो सारा कुछ हो रहा है, और जिस तरीके ना अकाली दल हाशिए पे है, उसका तो ऐसा लगता नहीं कि इमीडिएटली रिवाइव हो जाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस का, लोग कांग्रेस को देखना चाहते हैं, पर कांग्रेस का अपना घर ही जो हुआ इन ऑर्डर नहीं है। अब देखिए, लोकसभा में पंजाब में कांग्रेस को 7 सीटें दे दी, 2-3 सीटें वो बहुत मुश्किल से हारे उससे,
वो जीत सकते थे, वो कुछ इंटरनल वजह से नहीं वो जीत सके। बीजेपी कोशिश लगा रही है। बीजेपी की वही नीति है कि दलित भाईचारे में हमारे बहुत बड़ी गिनती है, 30-35% दलित भाईचारा है। और उन्होंने जो राजनीति हरियाणा में की थी किसान वर्सेस अदर करवा दीजिए, बीच में से ओबीसी लीजिए, एक किसान जो है वो इस साइड में कर दीजिए और सारे दूसरी तरफ में लीजिए। वो भी कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में तो कामयाब हो गए। वही कोशिश उन्होंने पंजाब में की। अभी वहां को स्पेस नहीं मिली, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी एथॉस भी होती है। जी वो जो बेसिक फंडामेंटल स्पिरिट होती है वो कहीं ना कहीं आती है। अब भाई साहब ने जो खास करके यही केजरीवाल एंड कंपनी जहाँ मान साहब थे, ये कहते थे कि जो किसान कर रहे हैं आंदोलन दिल्ली चले जाएं। उनको फैसिलिटेट किया, 2 साल तक वो वहां बैठाई रखे, को खनौरी पे, को उस साइड में। जब हरियाणा की इलेक्शन हुई तो इनको ये पता चला कि इलेक्शन में अगर किसान बैठे जाएंगे तो किसान तो हमारे साथ नहीं आएंगे। कोई ऐसी राजनीति बनाई जाए कि किसान वर्सेस शहरी लोग या किसान वर्सेस नॉन किसान किया जाए, और एकदम रात को आपको पता होगा वो बात करके आई, उनको डंडा चला के वहां ले गए। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसको इस तरीके से ले जाया गया, क्योंकि इनकी जो राजनीति है। अब देखिए पंजाब के लोग, हम इस खित्ते के लोग सभी भावुक हैं। हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। जहां किसी के साथ होते हैं, जहां किसी के खिलाफ होते हैं, दो ही है, बीच बचा तो है नहीं हमारे उसमें। तो अब ये इन्होंने ये सोचा कि ये तो कोई तरीका मिला नहीं है, अब कौन सी चीज बची है। तो आस्ते आस्ते, क्योंकि बेसिकली जो इनकी फिलॉसफी थी, जो विचारधारा थी, शुरू से एंटी पीपल, एंटी लेफ्ट, एंटी फार्मर, एंटी दलित के अगेंस्ट थे। उसका एक एग्जाम्पल हमारे पास है। 7 राज्यसभा के मेंबर पंजाब से आए हैं। 1/3 हमारा भाईचारा है जो दलित भाईचारा है, और उसके साथ ओबीसी भी है, और उसके साथ जाट भाईचारा भी है। और आप देखिए किन लोगों को उन्होंने वहां भेजा। कारपोरेट के लोग हैं, सारे कारपोरेट के लोग हैं। वो लोग जिनका लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई दिल्ली वाला है, कोई बॉम्बे वाला है, कोई संबंध नहीं है। नीचे तो चलो ठीक है, वो तो रिजर्वेशन होती है, वो लोग जीत जाते हैं इस तरीके से हैं। यहाँ इनका सबसे बड़ा टेस्ट ये था कि ये प्रो पंजाब है। उन 7 में से कौन सा प्रो, जब मैं प्रो पंजाब की बात करता हूँ तो मैं प्रो आम लोगों की बात करता हूँ। हम किसानों की बात करते हैं, हम देहाती लोग जो हमारे भाईचारा है, मनरेगा वाले थे, उनकी बात करते हैं। और इनके लोग कौन से हैं। दूसरी बात, इन्होंने सबसे बड़ा जो पंजाब के साथ धोखा किया, इन्होंने भगत सिंह की जो विचारधारा थी उसकी पगड़ी से जाके सबसे बड़ा धोखा वो दिया। बाबा बी आर अम्बेडकर साहब का जो संविधान था उसको यूज करके इन्होंने उन लोगों के, एक भी भाईचारे का लोग इनको राज्यसभा में नहीं मिला, क्योंकि वहां तो सब कुछ इनके पास था। तो इसलिए इनकी कहनी और करनी में बहुत फर्क है। इनको तो पहले दिन लोगों ने अलर्ट कर दिया था। आपने देखा होगा कि भगवंत मान ने जो सीट खाली की थी लोकसभा में, वहां सिमरजीत सिंह मान जीत गए थे। इनका बंदा हार गया था। 2-3-4 महीने ही उसके बाद ये बात नहीं समझ गई, क्योंकि ये ताकत में अंधे हो गए। अब 92 सीट थी, 94 होगी। किन लोगों को जिताया? वही हरमीत सिंह, तरन तारण में जो कंट्रोवर्शियल फिगर थी, जिसको 22 में हरा के इन्होंने सेलिब्रेट किया था कि ये नशे वाला है, सारा वो है। अब उसको पार्टी में ले आके जिता के अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब मोटी सी बात है, एक समय आप उसको हरा के सेलिब्रेट कर रहे हो, एक समय आप उसको जिता के सेलिब्रेट कर रहे हो। कौन से लोगों को ला रहे हैं, किरदार क्या है? पर समस्या हमारी ये है, पंजाब इस वेले बहुत पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में है। किसकी तरफ जाए? कांग्रेस आगे बढ़ नहीं रही। कांग्रेस में जिस किस्म का सारा ताना बाना हुआ है वो सारा खिलरा पड़ा है। कोई लीडर सामने नहीं आ रहा, एक आगे बढ़ता है, दूसरी टांगे खींचते हैं। अकाली दल वैसे हुआ है। इसी ताक में ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी का फंडा बहुत क्लियर है कि जो एंटी फार्मर सेंटिमेंट को इवॉल्व किया जाए। वहां फॉल्ट लाइन है, दलित भाईचारा, हम जो मर्जी कह दिए कि सिख रिलीजन है, जोड़ता है, प्यार है, नहीं, स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस है। उसने सीधा उससे बात करनी शुरू कर दी। उसके बाद वो तो उनका है जो शहर में इंडस्ट्री है, बड़े सारा कुछ है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब के लोग हैं उनको समझ रहती है। लंबे समय से पंजाब ने बहुत सारी मुसीबतें भुगती हैं, और जब भी कम्युनल पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है, पंजाब के लोगों को कोई भी हो, उनको बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। आपने देखा 70s में
जो इंदिरा गांधी और उसकी ज्ञानी जैल सिंह की राजनीति थी, दरबारा सिंह की राजनीति थी, भिंडरावाले की राजनीति थी, कितना बड़ा जो लोगों को प्राइस पे करनी पड़ी। और ये जी। चीज बीजेपी को थोड़ा रोकती है। और पंजाब के लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज लाई जाए। अब केजरीवाल पर्सोना नॉन ग्रांटा है वहां, भगवंत मान पर्सोना नॉन ग्रांटा इन द सेंस दैट इतने लोग लेके ही आप लोगों के बीच जा सकते हो, इतने ही आपके पास सिक्योरिटी चाहिए। जो आप लोगों ने बातें की थी 5 साल पहले, बिल्कुल उल्ट जा रहा है। अब तो हर के पास मेमोरी है ना, कि पहली बातें निकाल लेते हो। जब कहते थे कि आप पोल्ट्री फार्म खोल लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। पॉइंट ये है, इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, दुख इस बात का है, जैसे सर ने बताया कि पंजाबी डायस्पोरा इनके साथ था, सारा पंजाब इनके साथ था। छोटे किसान, जो छोटे किसान है 5 एकड़ से कम वाले, 80% किसानों ने इनको वोट दी। वो 44-45% टोटल और किसानों ने वोट की। सभी धर्मों ने, सभी लोगों ने इनको जो सारी थी उसमें वोट दी। इनके पास नई बिगिनिंग का एक बहुत बड़ा चांस था, पंजाब को रिवाइव करने का चांस था, बट दे मिस्ड अपॉर्चुनिटी बिकॉज पंजाब को पंजाब सेंटर रहने नहीं दिया, पंजाब को दिल्ली सेंटर करवा दिया। पंजाब के रिसोर्सेज यूज किए, पंजाब को नेशनल पार्टी बनाने के लिए आप नॉर्थ में जा रहे हैं, आप उत्तराखंड में जा रहे हैं, आप गोवा में इलेक्शन लड़ रहे हैं, रिसोर्सेज कहां से आए? वहां भी तो हेलीकॉप्टर यूज होता था। जब वो सवाल था, कहने का मतलब ये है, अब पंजाब ने डिसाइड करना है। मेरे को अभी भी लगता है कि अगर दूसरे तरफ वो पार्टी अपने आप को नहीं सुधारती, जहां जी दूसरी खास करके कांग्रेस पार्टी अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करती, रिस्ट्रक्चर नहीं करती, कोई ऐसा लीडर आगे नहीं लाती जिसको सारा पंजाब जानता हो। अनफॉर्चुनेट पंजाब की कांग्रेस लीडरशिप है कि जो उनके लीडर हैं वो अपने हल्के से आगे या उस रीजन से आगे बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उनकी। तो अगर कांग्रेस उस तरीके को मुड़ती है, अभी भी चांस है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब की कौन सुनेगा, पंजाब की बात कौन रखेगा। इन्होंने तो छोड़ दी, जो भी पंजाब की बात रखेगा पंजाब उसके साथ खड़ा होगा। इस हालात में लगता यही है कि पॉसिबली कांग्रेस और इनका मुकाबला होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बीजेपी अजय भी अकाली दल की तरफ जाएगी। अकाली दल की सबसे बड़ी समस्या, अगर बीजेपी की तरफ आता है तो उनकी क्रेडिबिलिटी और लूज होगी। अकाली दल अपने दम पे खड़ा रहता है, कुछ ना कुछ का स्टेटस बनेगा, स्टैंडिंग बनेगी। तो ये सिचुएशन हमारे सामने इस समय में है। जी, बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल सिंधु साहब, छोटा सा जवाब दे दीजिए कि अभी जो पंजाब का यूथ जो है, जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं, बड़ा डिसग्रंटल्ड है, तो वो भी क्या भगवंत मान सरकार से थोड़ी सी उम्मीदें हार रहा है? रविंद्र जी बिल्कुल हारी हुई हैं, और बार बार पंजाब में तो ये माना जाता है कि यूथ को अगर काबू नहीं किया गया तो यूथ तो कभी खंबे पे चढ़ता, कभी टंकी पे चढ़ जाता है। और कितने ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं जहां अपनी अपनी मांगों को लेके कोई टंकी पे, कोई खंबे पे, कोई बिजली के बड़े खंबे पे चढ़ा, और पंजाब में ये इस तरह के हालात हुए। और आज के दिन जो युवा वर्ग है, जिसकी अपेक्षाएं थी, जिसको अपनी आकांक्षाएं पूरी करनी है, जिसको जिंदगी के अपने रास्ते तय करने हैं, जिनको अपने भविष्य की नींव बनानी है, वो एक तरह से वो बड़े अचरज में है कि वो जाएं कहां, परेशानी में, और कौन सा रास्ता इख्तियार करें। तो ये अलग अलग परिस्थितियां, और जिस तरह से उनको भविष्य के लिए आश्वासन मिले थे और जो उनको लगता था, आज की स्थिति में मुझे लगता है कि पंजाब में जो युवा वर्ग है उसका भी तिलिस्म टूट चुका है। जो एक तिलिस्म इन्होंने दिया कट्टर ईमानदार सरकार के नाम का, और ये कि भी बहुत सी भर्तियां होंगी, पंजाब को रंगला पंजाब बना देंगे। हाँ, जो तिलिस्म लगभग टूट चुका है, और युवा वर्ग भी अपनी तरह से अपने लिए नई संभावनाएं खोजता हुआ दिखाई दे रहा। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद शेखों साहब। आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, बावजूद उसके आपने समय निकाला, बहुत धन्यवादी हूँ। सिंधु साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में इतना ही। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।